अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जा रहा है MGT 201 के ग्रेड क्विज़ की रिकॉर्डिंग। जो भी इनकरेक्ट होगा उसका इंशाल्लाह मैं आपको एक्यूरेट जो है आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी सारा जो जिनके आंसर नहीं अवेलेबल होंगे वो हमारा सोल्यूशन उसको ठीक कंसीडर कीजिएगा। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि जहाँ पे मिस्टेक आपको नज़र आए तो ज़रूर हमें भी बताइएगा। चले जी, स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आर द कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी incurred इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। संक कास्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, संक कास्ट का ऑप्शन होता है। संक कास्ट ऐसी होती है जो आपने लगा दी है लेकिन अभी आप रिकवर नहीं कर सकते। तो बगैर टाइम वेस्ट किए, आपका टाइम को कीमती समझते हुए मैं इसको सेव कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? IRR इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। ठीक है जी, कैश फ्लोज पे बेस करती है। अच्छा जी, आर ओ रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी ठीक है। आर बेस्ड ऑन नेट इनकम, ये भी ठीक है। तो इट मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका लेना है। आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस होते हैं तो दो ऑप्शन हमारे जब मिल जाए तो डेफिनेटली फिर हमने ऑल ऑफ द अबव पे जाना होता है। तो हमें ऑप्शन हमें इसका लेना है डी। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एस्टिमेट रिटेन अर्निंग फ्रॉम गिवन डेटा। ठीक है जी, इसके लिए हमें कैलकुलेटर घुमाना पड़ेगा। तो हमें थोड़ी एहतियात ये करनी पड़ेगी कि रिटेंशन रेशो दी हुई है इसे हमें। ठीक है, तो हमने यूज़ करनी होती पे बैक रेशो। तो 0.80 इधर से हमने लेना पहले, फिर हम लेंगे 0.20, फिर हम लेंगे 5 लाख। 1 2 3 4 5 80,000 मेरे पास आंसर आया। ऑप्शन सी है मेरे पास। तो हम इसको कर देते हैं लॉक। तो अगर आप भी अपना कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आप गाइड करें कि मैं ठीक हूँ। इसको बट ठीक है जी, मैं आपके सामने एक बार फिर इसको कर देता हूँ। टाइम मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जी 0.80 मल्टीप्लाई 0.20 मल्टीप्लाई 50। ठीक है जी, 80,000। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते अगर टाइम बचा रही है तो 80 को लॉक कर देते हैं। ओके जी, इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट डज नॉट जनरेट कैश फ्लोज वाइल इट्स वैल्यूड बाय सम अदर एसेट। तो बाकी सारे ही कैश फ्लो जनरेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट सिक्योरिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इनडायरेक्ट सिक्योरिटी, ठीक है जी, बाकी क्योंकि वो सारे ही यूज़ करते हैं डायरेक्ट सिक्योरिटी ही है। अच्छा जी, इसको हम करें लॉक। ठीक है जी, ऑप्शन डी हम कर देते हैं लॉक इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नो, ये टू नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू इन फ्लोज इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये है इसका। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करने के बाद हम एनपीवी क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो पुट की होती है और दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे पास इक्वल हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, सॉरी कै अ, ज- तो ऑप्शन डी हमें लेना चाहिए इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। तो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख ली। अदर एक्सपेंसेस प्लस EBIT, यही लग रही है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल चार्ज निकालते हैं इंटरेस्ट और फाइनेंशियल, तो EBT बच जाता है, ये ठीक है। ग्रॉस रेवेन्यू माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कोऑपरेटिव को, ये भी ठीक है। नेट इनकम माइनस डिविडेंड करते हैं, रिटेन अर्निंग ही आती है हमारे पास।
तो हमारे पास पहली स्टेट, हमारे पास ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमारा आंसर यही है। अब इसको कर देते हैं लॉक। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन दी जीरो कूपन बॉन्ड अप्रोचेस टू इट्स मेच्योरिटी द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अप्रोचेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पार वैल्यू ही होना चाहिए इसका, क्योंकि सारे ही बॉन्ड अप्रोच बनाए इस तरह जाते हैं कि पार वैल्यू को अप्रोच कर रहे होते हैं। उनके जब इफेक्ट हम फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू के इफेक्ट को कंसिडर कर, जीरो कूपन बॉन्ड अप्रोचेस टू इट्स मेच्योरिटी द मार्केट वैल्यू बॉन्ड अप्रोचेस टू, इसको हमें पार वैल्यू इंट्रिंसिक बुक वैल्यू ठीक है जी, हम इसको पार वैल्यू लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड रिस्क ऑफ अ बॉन्ड। ऑपरेटिंग लॉसेस, लार्ज वेरिएशन, इनकम सारे ही है, क्योंकि लॉसेस हो गए फिर भी रिस्क इन्वेस्टर देखेगा रिस्की बॉन्ड है, लार्ज वेरिएशन, ठीक है जी। तो हम इसका ऑप्शन ए लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड वेरीज विद बोथ सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड ऑफ बॉन्ड, सप्लाई ऑफ बॉन्ड। ठीक है जी, ऑप्शन इसका हमें ए लेना चाहिए, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड इसकी मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट करती है। तो हमें इसको कर देना चाहिए लॉक। ये ले जी, क्वेश्चन लॉक हो गया। अच्छा, कैश कैश फ्लोज अटैच विद द बॉन्ड इंक्लूड, कैश फ्लोज अटैच विद द बॉन्ड इंक्लूड, ठीक है, डिविडेंड पेमेंट, कूपन पेमेंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट एट मैच्योरिटी, और ये सही हो गया जी। ऑप्शन बी हमें लेना चाहिए इसका, क्योंकि जब मेच्योर हो जाता है बॉन्ड तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाती है। तो स्टेटमेंट बी ठीक है इसकी। ठीक है जी, आगे चला जाए। इफ कंपनी इश्यूज इक्विटी ऑफ वर्थ 1 बिलियन, ठीक है जी, इक्विटी बैलेंस शुड बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, पहला तो नहीं हो सकता। इक्विटी बैलेंस शुड बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इशू कर रहे हैं तो हमने इक्विटी साइड देख ली, लाइबिलिटी साइड देख ली। इक्विटी बैलेंस शुड बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, इक्विटी बैलेंस शुड बी शोन ऑन एसेट साइड, ठीक हो गया। तो सी होगा, एक ही ऑप्शन बाकी सारे उन्हें एसेट साइड की दिए हुए, तो हम इसको लॉक कर देते हैं। इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, तो एन्युटी ड्यू होता है, अगर एंड हो तो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, अदरवाइज एन्युटी ड्यू होती है। एन्युटी तो एक जनरल है, उसकी टाइप्स है दोनों, तो एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड तो एन्युटी ड्यू हम लॉक कर देते हैं। A technique that tells us the number of ways required to recover our initial cash investment based on project, सिंपल है, कैश बैक पे बैक पीरियड इसका आएगा। टाइमिंग फैक्ट इस पर आ रही ना, बस नंबर ऑफ ईयर्स हमें पता चल जाते हैं इसके अंदर कि कितने साल में हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कवर कर लेनी है, तो पे बैक पीरियड हम लॉक कर देते हैं। Miss Hamna purchased government bonds of 2000 which guaranteed 2% interest annually. It means there is no risk because there is risk of variation in return, no variability in return, none of the above, higher variability in return. Risk of variation in return, the risk of variation in return
रिस्क ऑफ वेरिएशन पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि उस पर रिस्क वेरिएशन तो रिटर्न में तो वेरिएशन उसको दी रही है, ठीक है, नहीं होगा। अगर नो रिस्क कर देते तो हम लगा देते नो वेरिएबल इन रिटर्न नन ऑफ द गिवन ऑप्शन हायर वेरिएबल इन रिटर्न। तो अगर नो रिस्क वाला कोई ऑप्शन हमें दे देता तो हमारे लिए आसान हो जाता। तो ठीक है, अभी चलिए नो वेरिएबल ऑप्शन बी ऑप्शन हम ले लेते हैं, वेरिएबल रिटर्न। अच्छा जी, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसमें मार्केट वैल्यू होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जिक्र कर रहे हैं तो हम इसको लॉक करते हैं हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर। लेवल ऑफ रिस्क इंक्रीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज साइज ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है जी, ऑप्शन देख लेते, पहला डिक्रीज है, ऑल ऑफ दी हो नहीं सकता, पॉजिटिव कोरिलेटेड, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेटेड से भी रिस्क फिर और रिस्क बढ़ जाता है, इंक्रीज साइज ऑफ द पोर्टफोलियो बढ़ने से रिस्क कम हो जाता है। अब इसको भी लॉक करते हैं टी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर बिटवीन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट एंड पे बैक टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये टाइम को निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को निगलेक्ट करते हैं, टिक्की कंप्लीटेड ऑल इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी, निगलेक्ट क्योंकि दोनों ही टाइम वैल्यू मनी को नहीं देखते, तो हम इसको ए पे लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन जी, कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज इन पोर्टफोलियो रिस्क बायर्स association in terms in returns of two investments, all of the risk per unit of the two investment, risk of return of the two investment, risk correlation coefficient। association in returns of the two investments, correlation coefficient, all of the given risk per unit। मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, मुझे ऑप्शन ए लेना चाहिए, रिस्क पर यूनिट ऑफ टू इन्वेस्टमेंट्स। कोरिलेशन से सिर्फ हमें पता ये चलता है कि उसके रिटर्न का क्या, रिस्क वगैरह तो पता नहीं चल सकता, तो हमें ठीक है, तो हमें ठीक हो गया, हम ऑप्शन ए ले लिए, ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरीज बिकॉज ऑफ, तो हम लाइफो और फाइफो से तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने अच्छे से स्टडी किया है कि इन्वेंट्री जो है उससे उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज आ जाता है, तो बस फिर दो ऑप्शन ठीक है तो तीसरा भी ठीक होगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन लेते हैं और हम इसको लॉक कर देते हैं। Which of the following is not true regarding an annuity due? Cash flow occur for a specific time of period. No, payments are made at the start of the period. ये वाली पहले लगा, it is a series of equal cash flow, it also known as deferred annuity। तो जो मुझे श्योर है वो है ए ऑप्शन, उसे नॉट करेक्ट का पूछा है, उसमें कैश फ्लो ऑकर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड की तो कोई बात नहीं होती, जितने साल की मर्जी आप उसको ले जाए, इट इज सीरीज, इट इज तो हमें ये डेफर्ड लेना चाहिए, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा था, तो डेफर्ड हमें लेना चाहिए, डेफर्ड वाला, ठीक है जी। अच्छा जी, एंड ये आल्सो नोन एज डेफर्ड एन्युटी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल ठीक हो गया जी। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, वही वाला है। तो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है इसको, क्योंकि ये ईयर के एंड पे पेमेंट होती है, तो इसको डेफर्ड भी कह सकते हैं कि डेफर्ड हो रही है पेमेंट, एक साल के लिए पेमेंट डिले हो गई, तो इस ऑर्डिनरी एन्युटी इसके लिए है और पिछले वाले के लिए डेफर्ड था।
नॉट करेक्ट पूछा था। तो दोनों का आंसर हमारे क्लियर हो गए। तो हम इसको ऑर्डिनरी एन्युटी ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी एन्युटी की सिंपल डेफिनेशन है। फॉर अ प्रीमियम बॉन्ड ये होता है कि जिसकी मार्केट वैल्यू उसकी कोपोन मार्केट इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट, ओके, मार्केट इंटरेस्ट रेट टाइम टू मैच्योरिटी मार्केट इंटरेस्ट रेट लेस देन कोपोन रेट। ठीक है जी। प्रीमियम बॉन्ड ये होता है कि जिसका कोपोन रेट मार्केट इंटरेस्ट से भी ज़्यादा, 20 के मार्केट अगर आपको 10 रुपये दे रही है तो बॉन्ड बेचने वाला कहता है कि मैं आपको 20 रुपये दूंगा, आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है, तो कोपोन रेट ज़्यादा होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट से। तो यहाँ पे लेस देन वाली ऑप्शन है, तो हमें बी ऑप्शन ले लेना इसका। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न में हम देख ही अनसर्टेनिटी रहे होते हैं, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के दरमियान खेल रहे होते हैं हम कि कितना रिस्क है, उसमें क्या हमने फ़ायदा, कितने पैसे मांग रहे हैं, रिटर्न क्या मांग रहे हैं। तो रिस्क एंड रिटर्न हम कर लेते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग would be considered a cash flow item from an operating activity। ठीक है जी, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट ऑफ फॉर टैक्सेस, cash outflow to shareholder as a dividend, cash inflow to the firm from selling new common equity shares, cash outflow purchase bond issued by another company। कौन सा लगाओ, जल्दी बताइए सर, कौन सा लगाओ जल्दी बताइए। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है जी, नॉट करेक्ट देखिए स्टेटमेंट। ऑर्डिनरी डेफिड कहते हैं इसको, ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी कंसिस्ट ऑफ सीरीज इक्विलिब्रियम एट द बिगिनिंग ऑफ, यस, ये जो डेफिनेशन ये एन्युटी ड्यू की होती है। तो नॉट करेक्ट पूछा, हमने बी ऑप्शन लेना है। बाकी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी हैज अ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट्स, ऑर्डिनरी एन्युटी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है जी, तो हमने ऑप्शन बी लेना इसका, एट द बिगिनिंग वाला ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए। ठीक है, इसको हम लॉक कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हम आगे है 26 क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर परफॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड ये होता है इसका। और दो ही मेथड है चल रहे, एक कैश बजट है और एक परसेंटेज ऑफ सेल। तो वो कॉम्प्लिकेटेड में आता है, इसको हम सिंपल कहते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड लगा देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। Which of the following risk cannot be virtually eliminated by diversification। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, मार्केट रिस्क, उसको डाइवर्सिफिकेशन से हम नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हम इसका डी लेते हैं ऑप्शन। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क मे बी वर्चुअली एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन। तो यूनिक रिस्क, सिस्टमेटिक कॉम्प्रिस। तो हमें इसका जो, मेरे ख्याल में इसका हमें डी ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि डी ऑप्शन इसका जो है सही रहेगा। क्योंकि कॉम्प्रिस पैसिव नॉन सिस्टमेटिक यूनिक रिस्क सारे ऐसे ही हैं। तो हम डी ले लेते हैं ऑप्शन इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सपोज अ कंपनी इज फेसिंग कैपिटल रैशनिंग एंड मैनेजमेंट has to choose two projects among four mutually exclusive projects. Which of the following will be used as decision making criteria? Total budget of selected projects,
all of the total NPV of selected projects, average IRR of selected projects. तो इस पे NPV IR प्रोजेक्ट को सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो कह रहे हैं कैपिटल रेशियो मैनेजमेंट इश्यूज, तो इसका मतलब उसके रिसोर्सेज की कमी आ रही है उसके पास, तो हमें टोटल बजट ऑफ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पे चेक करना चाहिए, ये हम लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जी, बॉन्ड इज known as a direct claim security because its value is finite, no its value depends on underlying regulators, ये ऑप्शन है इसका, सी नहीं है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन पर शेयर प्राइस। ठीक है जी, तो हम इसका ऑप्शन लेते हैं बी, और इसके साथ हमारा क्विज खत्म हो गया, जस्ट 20 मिनट्स पे कर लिया है। चलिए लॉक कर देते हैं। चलिए जो भी करेक्शन अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।